ए वार्म गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के अध्याय आपके 8वें की, जिसका टॉपिक है परिवहन एवं संचार। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस अध्याय की। तो देखते हैं सबसे पहले परिवहन क्या होता है। तो परिवहन व्यक्तियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए जो एक सेवा है उसे हम परिवहन कहते हैं, जिसमें जो हमारा निर्मित जो सामान है या जो हमारे व्यक्ति हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, यह परिवहन कहलाता है। यह परिवहन मुख्यतः आपके मनुष्यों द्वारा, आपके बोझा ढोने वाले जो पशु होते हैं उनके द्वारा, और इसमें गाड़ियाँ, आपके रेल मार्ग, वायु परिवहन, जल परिवहन का प्रयोग किया जाता है। आइए बात करते हैं कि परिवहन जाल क्या होता है। परिवहन जाल आपका मुख्यतः विभिन्न मार्गों को जोड़ने वाला, विभिन्न अनेक स्थान जिन्हें परस्पर विभिन्न मार्गों द्वारा जोड़ दिया जाता है, विभिन्न रोडें जहाँ पर आकर मिलती हैं, विभिन्न रास्ते आकर जहाँ मिलते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, परिवहन जाल कहेंगे। ठीक है। अगर हम बात करें परिवहन की विधाओं की, तो परिवहन विधाएं मुख्यतः 3 प्रकार की अगर यहाँ बात करते हैं, आपके स्थल परिवहन, आपके जल परिवहन और वायु परिवहन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो परिवहन आपके लिए प्रश्न आता है, परिवहन कितने प्रकार का होता है, तो आप लिखेंगे परिवहन 3 प्रकार का होता है, स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। आइए बात करते हैं, शुरुआत करते हैं स्थल परिवहन से। तो स्थल परिवहन जो आपका है, स्थल परिवहन की अगर हम बात करें तो मुख्यतः आपके 18वीं शताब्दी से स्थल परिवहन में विकास हुआ, जब आपके 1825 में उत्तरी यूरोप के क्षेत्र में, उत्तरी यूरोप यानी इंग्लैंड वाले जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर स्कॉटन और डलिंगटन के बीच में पहली जो है वो रेल चली थी। उसके बाद 19वीं शताब्दी में धीरे धीरे परिवहन का विकास हुआ। अगर हम बात करें स्थल परिवहन की जो नवीनतम विधा है वो पाइपलाइन जो है, पाइपलाइन योजना है, मुख्यतः बड़ी ही कारगर है। हमारे जो तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाने के लिए पाइपलाइन का प्रयोग किया जाता है। स्थल परिवहन के अंतर्गत ही हम इसका अध्ययन करते हैं। आइए बात करते हैं प्राचीन समय में बोझा ढोने वाले जो पशु अभी भी ढोते हैं, जो बोझा ढोने वाले जो पशु हैं। अगर हम बात करें, आपके घोड़ों का प्रयोग मुख्यतः पश्चिमी देशों में किया जाता है। वहीं अगर हम रेंडियर, ठीक है, एक प्रकार का पशु है जो मुख्यतः आपके उत्तरी अमेरिका, आपके यूरोप और साइबेरिया के हिमाच्छादित क्षेत्रों में स्लेज एक गाड़ी को खींचने के लिए प्रयोग में आते हैं। वहीं अगर हम बात करें, आपके ऊँटों का प्रयोग मरुस्थल वाले क्षेत्र में, उसके अलावा अगर हम बात करें भारत में बैलों का भी प्रयोग जो है बोझा ढोने के काम में आता है। आइए बात करते हैं सड़कों के लिए, जो जो छोटी दूरियों के लिए सड़क परिवहन मुख्यतः हमारे प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यह एक सबसे लाभदायक है सड़क परिवहन, और सड़क द्वारा जो है निर्मित जो भी सामान है और यात्री हैं उनको घर तक पहुंचाया जाता है। प्रत्येक जगह पर अगर हम बात करें तो वहाँ पर रेल मार्ग या वायु जो मार्ग हैं वहाँ पर पहुँचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे जो सरल माध्यम है वह सड़क परिवहन है, जिसके द्वारा आप अपने सामान को या अपने स्वयं को अपने घर तक पहुँचा सकते हो। आइए बात करते हैं महामार्ग क्या होते हैं। महामार्ग जो है वो दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली जो है पक्की सड़कें होती हैं। जैसे आपको हम उदाहरण बता दें, जैसे भारतमाला परियोजना आपके भारत के उत्तरी छोर को दक्षिणी छोर से जोड़ती है। वही अगर हम बात करें, पूर्व से पश्चिमी छोर को जोड़ती है भारतमाला परियोजना। आइए बात करते हैं यहीं पर को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। तो स्वर्णिम जो चतुर्भुज योजना है वो आपके 4 महानगरों को जोड़ने वाली परियोजना है। आपके दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाली जो है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है। आपके पिछले साल के जो बोर्ड परीक्षा है उसमें भी प्रश्न पूछा गया था, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना 4 महानगरों को जोड़ने वाली एक योजना है, जिसमें आपकी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता आता है। आइए बात करते हैं, अगला टॉपिक है सीमावर्ती सड़कें। सीमावर्ती जो सड़कें होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के सहारे बनाई गई जो सड़कें होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के सहारे, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के सहारे जो सड़कें बनाई जाती हैं उन्हें हम सीमावर्ती सड़कें कहते हैं। मुख्यतः आपकी सीमावर्ती सड़कें हैं वो BRO, ठीक है, सीमावर्ती जो सड़कों का जो निर्माण करता है वो BRO करता है। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। आइए बात करते हैं रेल मार्गों की। तो रेल मार्ग जो है वो लंबी दूरी में स्थूल जो हमारी वस्तुएं हैं और यात्रियों को एक जगह से दूसरे जगह में पहुंचाने के लिए रेल मार्ग का प्रयोग किया जाता है। रेल लाइनों की चौड़ाई के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है। नंबर 1 अगर हम जैसे बात करें तो ब्रॉड गेज या बड़ी लाइन, इसकी जो चौड़ाई है रेल लाइन की 1.676 मीटर है। आपकी दूसरी है मीटर
मीटर लाइन या मीटर गेज की बात करें तो इसकी 1.00 मीटर यानी 1 मीटर। और आपकी तीसरी है नैरो गेज, ठीक है। नैरो आपने सुनी भी होगी कि नैरो जीन से भी आती है, तो नैरो जो गेज की जो चौड़ाई है वो 0.610 मीटर है। आइए बात करते हैं हमारे रेल मार्गों के पारमहाद्वीपीय रेल मार्ग। अगला जो टॉपिक है पारमहाद्वीपीय रेल मार्ग। पारमहाद्वीपीय रेल मार्ग मुख्यतः आपके क्या होते हैं कि जो पूरे महाद्वीप से गुजरते हुए एक छोर से दूसरे छोर को मिलाते हैं, ठीक है। एक महाद्वीप है पूरे महाद्वीप से गुजरते हुए उसके एक छोर को दूसरे छोर से जो मिलाते हैं वह कहलाते हैं पारमहाद्वीपीय रेल मार्ग। यहाँ पर हम मुख्यतः बात करेंगे आपके ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की। तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग एशिया के साथ साथ विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, अंतर्महाद्वीपीय रेल मार्ग है। इसकी जो लंबाई है वो 9289 किलोमीटर है। यही अगर हम बात करें तो इसका निर्माण 1891 से 1916 के काल में किया गया। और जो यह रेल मार्ग है वो मास्को से, ध्यान से सुनना, बार बार प्रश्न आता है आपके लिए कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक है। तो मास्को से आपके व्लादिवोस्टोक तक, ठीक है। मास्को से व्लादिवोस्टोक तक जो है वो यह रेल मार्ग है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। इस मार्ग के जो प्रमुख स्टेशन हैं बात करेंगे, जैसे आपके मास्को हो गया, लेनिनग्राड हो गया, कजान हो गया, चेल्याम्ब्रस्क हो गया, ये उसके अलावा ओमस्क हो गया और आपके व्लादिवोस्टोक है। अगर हम बात करें अगला जो हमारा है पार कैनेडियन रेल मार्ग है, मुख्यतः पे कनाडा में है और 7050 किलोमीटर लंबा है। आपके हेलिक्स से आरंभ होकर वैंकूवर तक यह जाती है। आइए बात करते हैं अन्य रेल मार्गों के बारे में, जैसे आपके ऑस्ट्रेलियन पारमहाद्वीपीय रेल मार्ग है और इसके अलावा ओरिएंट एक्सप्रेस है। आइए चर्चा करते हैं आपके जल परिवहन के बारे में। तो यह परिवहन का बहुत ही सस्ता साधन है। जल परिवहन को महासागरीय मार्गों और आंतरिक मार्गों में बांटा गया है। आइए बात करते हैं महासागरीय मार्गों के बारे में। तो महासागरीय मार्ग जो होते हैं वो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक स्थूल पदार्थों की लंबी दूरियों के प्रयोग में लाए जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण आपके महासागरीय मार्ग हैं, चर्चा करते हैं। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, यह जो है यह मार्ग औद्योगिक दृष्टि से विकसित मार्ग है। सबसे व्यस्ततम मार्ग का दर्जा भी इसी को दिया गया है। आपके उत्तरी अमेरिका के पूर्वी क्षेत्र और आपके यूरोप के पश्चिमी क्षेत्रों के बीच में यह मार्ग काफ़ी औद्योगिक दृष्टि से काफ़ी सफल जो हुआ है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है। विश्व का 1/4 विदेशी व्यापार इसी मार्ग से किया जाता है। आइए चर्चा करते हैं अन्य जो महत्वपूर्ण मार्ग हैं, जैसे आपके उत्तमाशा अंतरीप समुद्री मार्ग, इसका अन्य नाम है केप ऑफ गुड समुद्री मार्ग भी इसी का नाम है। आपके उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग, दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग अन्य मार्ग हैं। आइए बात करते हैं नौ परिवहन नहरों के बारे में। आपके मुख्यतः स्वेज नहर और पनामा नहर की यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो स्वेज नहर जो है, इस नहर का निर्माण 1869 में 1869 में इसका निर्माण करा गया है मिस्र में, जो कि लाल सागर को भूमध्य सागर से मिलाती है। आइए बात करते हैं दूसरे हमारी नहर की, पैनामा नहर। पैनामा नहर जो इसका निर्माण 1914 में, आपको याद होगा पहला विश्व युद्ध भी 1914 में स्टार्ट हुआ था। तो पैनामा नहर की जो स्थापना है 1914 में करी गई है। और आपके पूर्व में अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ती है पैनामा नहर। आइए बात करते हैं आंतरिक जलमार्गों के बारे में, ध्यान से सुनना आप। यह परिवहन नदियों, नहरों, झीलों के द्वारा होता है। आंतरिक, ठीक है। आंतरिक जो आपके जलमार्ग हैं परिवहन नदियों, आपके नदियों, नहरों, झीलों के द्वारा होता है। मुख्यतः कुछ आपको मैं उदाहरण बता रहा हूँ, जैसे राइन जलमार्ग, डैन्यूब जलमार्ग, मिसिसिपी जलमार्ग, वोल्गा जलमार्ग आपके आदि हैं। ये बात करते हैं वायु परिवहन के बारे में। तो वायु परिवहन का एक तीव्रतम साधन है, परंतु यह अत्यंत महंगा भी है। अगर हम इसके लाभ के बारे में बताएं तो यह जब कभी आपदा आ जाती है तो उस समय शीघ्रतम राहत पहुंचाने में कार्य के लिए प्रयोग में आता है। उसके अलावा अन्य जो भी लंबी दूरियों के लिए प्रयोग में आता है वायु परिवहन। आइए चर्चा करते हैं पाइपलाइनों के बारे में। तो आपकी जो पाइपलाइन है पेट्रोलियम और अन्य जो तरल जो पदार्थ हैं उनके एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाने के लिए आपके पाइपलाइन का प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करें संयुक्त राज्य जो अमेरिका है वो उत्पादन क्षेत्रों से उपभोग वाले क्षेत्रों में पाइपलाइन का अत्यधिक प्रयोग में लाता है। जैसे मैक्सिको में आपके बिग इंच एक ऐसा ही उदाहरण हमें देखने को मिलता है, बिग इंच पाइपलाइन, जो कि वहाँ स्थित जो तेल कुओं को
तेल कुओं से जो तेल है उसको उत्तर पूर्वी राज्यों तक इसी बिग इंच पाइपलाइन से पहुंचाता है। आइए चर्चा करते हैं संचार के बारे में। जो लंबी दूरियां हैं उनको कम करने के लिए आज जो सबसे महत्वपूर्ण साधन बन गया है वो संचार है। पहले आपने देखा होगा टेलीग्राफ होता था, टेलीफोन आए, रेडियो आए, ठीक है, दूरदर्शन का विकास हुआ। धीरे धीरे हमने आज इंटरनेट के क्षेत्र में बड़ी ही क्रांति ला दी है। आज लगभग अगर हम 1,000 करोड़ लोग जो है इंटरनेट से जुड़ गए हैं। आप भी अभी मुझे सुन रहे हैं तो इंटरनेट के माध्यम से ही यह संभव हो पाया है। तो यह क्रांति जो है यह विश्व की सबसे औद्योगिक या प्रौद्योगिकी के विकास के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आज अगर हम बात करेंगे उपग्रह संचार के बारे में, तो उपग्रह संचार जो है वहाँ उपग्रह संचार के माध्यम से ही यह सभी जो इंटरनेट सेवाएं हैं या अन्य जो सेवाएं जैसे कि भविष्यवाणी होती है मौसम से संबंधित, वो सब संभव हुआ है हमारा उपग्रह संचार के द्वारा। भारत ने भी उपग्रह संचार में काफ़ी अपना योगदान दिया है। जैसे भारत ने आर्यभट्ट 1975 में अपना जो सैटेलाइट अंतरिक्ष में प्रेषित किया, उसके बाद भारत ने विभिन्न अपने अभियान जैसे भास्कर फर्स्ट, रोहिणी, उसके अलावा मंगलयान, चंद्रयान सभी अपने सफल जो हैं वह अंतरिक्ष में प्रेषित कर दिए हैं, जिसने आज हमारे संचार क्रांति में बाढ़ ला दी है। आइए बात करते हैं साइबर स्पेस इंटरनेट के लिए। तो साइबर स्पेस इंटरनेट की अगर हम बात करें तो सरल शब्दों में हम संचार को भेजने, प्राप्त करने और शीघ्रतम समय में सूचना के आदान प्रदान के लिए प्रयोग में लाया जाता है। धन्यवाद आप सभी का, आपने हमारे इस महत्वपूर्ण अध्याय का अध्ययन करा। आपके लिए यही संदेश है कि आप घर में रहें और नियमित रूप से अपनी कक्षाओं को आनंदपूर्वक लाभ उठाएं। धन्यवाद।